एड्स बाय पब फ्यूचर। निगल लिया तारा। C1-2। अध्याय 1। लुओ फेंग। अनुवादक, अनुवाद राष्ट्र, संपादक, अनुवाद राष्ट्र। नीला आकाश एक विशाल नीले पन्ने की तरह लग रहा था। मध्य ग्रीष्म ऋतु का सूरज एक विशाल आग के गोले की तरह लग रहा था, जो इस विशाल पन्ने के शीर्ष पर लटका हुआ था। सूर्य की स्थिति का उपयोग करके कोई अनुमान लगा सकता है कि यह लगभग 3 बजे का समय था। सेडेन क्षेत्र का तीसरा हाई स्कूल। डिंग डिंग डिंग। जैसे ही तेज घंटी की आवाज पूरे परिसर में फैली, परिसर में अचानक हंगामा मच गया। प्रत्येक इमारत स्कूल के गेट की ओर समूहों में हंसते हुए छात्रों से भरी हुई थी। लुओ फेंग भाई, एक मोटी आवाज ने कहा। ये भाई सम्मान के लिए प्रयुक्त होता है, रक्त संबंधी नहीं। फेंग, कोई तुम्हें बुला रहा है। छात्रों के समूह के बीच में एक किशोर, जिसके हाथ में बुकमार्क था, छात्रों के साथ साथ चल रहा था। उसने नियमित नीली खेल वर्दी पहनी हुई थी और उसकी लंबाई लगभग 175 सेमी थी, और वह थोड़ा पतला था। इस समय उसने झिझकते हुए अपना सिर घुमा लिया। उसे बुलाने वाला व्यक्ति लगभग 190 सेमी लंबा एक लड़का था, जिसके कंधे बाघ जैसे और कमर भालू जैसी थी। उनके बाइसेप्स और भी अधिक ताकतवर और आश्चर्यजनक थे। आप? लुओ फेंग झिझकते हुए उसके दृष्टिकोण को देखता रहा। यह नहीं पहचान पाया कि उसके सामने कौन था। ये दो लोग, एक मजबूत और भूरे भालू की तरह, जबकि लुओ फेंग ब्रदर एक नियमित व्यक्ति की तरह था। और ऊंचाई अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि चौड़े कंधों वाला, बड़ी कमर वाला ये लड़का औपचारिकता प्रदर्शित करता प्रतीत हुआ। उन्होंने ध्यान से लुओ फेंग ब्रदर को देखा, जिसकी वह प्रशंसा करते थे। लगता है अफवाहें सही थीं। लुओ फेंग भाई से बात करना काफी आसान है। लुओ फेंग भाई, मेरे पास कुछ है जिसके लिए मुझे लुओ फेंग भाई की मदद की जरूरत है। साथ क्या? लुओ फेंग हंसे। जब मैं अपनी मुठियां मारने की ट्रेनिंग ले रहा था, जब मैंने मुक्का मारा तो मुझे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। मैं सोच रहा था कि क्या भाई के पास मुझे कोई संकेत देने का समय था। हटे कट्टे आदमी ने आगे कहा। डोजो शिक्षक के अनुसार, अपनी ताकत के साथ मुझे 50% से अधिक शक्ति वाला मुक्का मारने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मैं कभी भी उस मूल्य तक नहीं पहुंच सकता। हटे कट्टे आदमी ने लुओ फेंग की ओर उम्मीद से देखा। ओह, मैं समझा। लुओ फेंग सिर हिलाते हुए एक पल के लिए रुके। ठीक है, इस शुक्रवार को दोपहर के समय मुझे डोजो में ढूंढो। धन्यवाद भाई, वो हट्टा कट्टा आदमी बार बार धन्यवाद देता रहा। लुओ फेंग थोड़ा हंसा और फिर अपने दोस्तों के साथ चला गया। ये देखकर कि लुओ फेंग चला गया है, उस हटे कट्टे आदमी ने अपना उत्साह प्रदर्शित किया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जैसे ही उसके बाइसेप्स की नसें फट रही थी, वह उत्साह से चिल्लाया। सफलता! वाह! लुओ फेंग भाई इतनी आसानी से सहमत हो गए। स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़के ने कहा। अफवाहें वास्तव में सच हैं। लुओ फेंग भाई से बात करना आसान है और वह एक अच्छे इंसान है। मोटा आदमी मुस्कुराया। लेकिन ये सही नहीं है। हमारे तीसरे हाई स्कूल में 5000 छात्रों में से केवल 3 ही मार्शल आर्ट्स एलीट स्टूडेंट का खिताब हासिल कर पाते हैं। उन 3 छात्रों में अन्य 2, झांग हाओ बाय और ली यूटिंग हैं, लेकिन वे बहुत घमंडी हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने समय का उपयोग करने को तैयार नहीं हैं। स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़के ने संदेह से कहा। लेकिन लुओ फेंग भाई इतने दयालु हैं। तीसरा केवल हाई स्कूल की संख्या है, उनकी रैंकिंग या किसी प्रकार की नहीं। इस समय पूरी दुनिया में प्रत्येक देश के क्षेत्र में लगभग हर हाई स्कूल का छात्र बुनियादी शिक्षा प्राप्त करते समय हर इंसान के भीतर सोई हुई शक्ति को उजागर करने के लिए मार्शल आर्ट डोजो में शामिल होता है। सेडेन क्षेत्र का तीसरा हाई स्कूल, जिसमें 3 कक्षाएं और लगभग 5000 हाई स्कूल छात्र हैं। अधिकांश भाग के लिए डोजो में सभी शुरुआती हैं। केवल बहुत ही कम संख्या में मध्यवर्ती सदस्य हैं, और केवल 3 ही कुलीन सदस्य की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। देखना विश्वास करना है। हे, वह देखा। लुओ फेंग भाई अन्य 2 से अलग है। हटे कट्टे आदमी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। झांग हाओ बाय और ली यूटिंग, उनके परिवार अमीर लोगों से भरे हुए हैं। जब से वे छोटे थे, उनके परिवारों ने उन्हें पालने और प्रशिक्षित करने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च किया। यही कारण है कि वे अब इतने मजबूत हैं। हालांकि लुओ फेंग उनसे पूरी तरह से अलग है। स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़के ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने ये भी सुना है कि लुओ फेंग भाई की पृष्ठभूमि नियमित है। वह यहाँ तक कि कम किराए के घर में भी रहता है। हाँ, लुओ फेंग भाई आज जहाँ है वहां तक पहुँचने के लिए उन्हें पूरी तरह से कठिन प्रशिक्षण की जरूरत थी। प्रशिक्षण के लिए उन्हें अपनी मुट्ठी और पैरों पर निर्भर रहना पड़ा।
झांग हाओ बाई और लियू टिंग से बिल्कुल अलग। उस मोटे आदमी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक गहरी सांस ली। मेरा लक्ष्य लुओ फैंग भाई है, और कॉलेज से स्नातक होने से पहले इन 4 वर्षों के भीतर मैं डोजो की परीक्षा पास कर लूंगा और एलिट सदस्य का पद हासिल करूंगा। डॉट 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 डॉट। इस समय जिस लुओ फैंग भाई के बारे में वे बात कर रहे हैं, वह खेल वर्दी में एक अन्य लड़के के साथ तीसरे गेट की ओर जाने वाले लोगों की धारा का अनुसरण कर रहा है। फैंग, जब वह बड़ा अवरोधक जो आपसे सुझाव मांग रहा था चला गया, तो वह आपकी प्रशंसा कर रहा था। स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहने लड़का हंसने लगा। इस बात की प्रशंसा करना कि आप कितने महान व्यक्ति हैं और आपसे बात करना कितना आसान है। लुओ फैंग हंसे। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, वी वेन? आपसे ईर्ष्या? वी वेन ने उसकी नाक को छुआ और हंसे। तुम्हारे सपनों में? मैं आह भर रहा था कि ब्लॉकहेड को लुओ फैंग ब्रदर का असली पक्ष भी नहीं पता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, उस समय डोजो प्रतियोगिता मंच पर लुओ फैंग ब्रदर, जिसकी वह प्रशंसा करता है, उसने लगातार 3 लोगों से लड़ाई की, और वे 3 हाई स्कूल के छात्र फिर से ऊपर भी नहीं चढ़ सके। लुओ फैंग हंसे। वास्तव में वह मैच उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि थी। लुओ फैंग ने वेई वेन के कंधे पर हाथ मारा। चलो अब घर चलते हैं। वेई वेन के कंधे को अतिरंजित रूप से हिलाया गया। फैंग, कृपया हल्का करें। उस एक झटके से मेरा कंधा टूटने वाला है। फिर ये वेई वेन लुओ फेन का बहुत अच्छा दोस्त है जो तब से उसके साथ खेलता है जब वह छोटा था। भले ही वे खून से भाई नहीं हैं, लेकिन भावना काफी करीब है। प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालय। पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि ये दोनों वाकई एक गहरा रिश्ता साझा करते हैं। वेई वेन अचानक आगे की ओर देखती है। फैंग, देखो, ये वही है जिस पर तुम्हें क्रश है। लुओ फैंग भी देखता है, और पूरी भीड़ में से केवल जीन्स और सफेद पोलो टी शर्ट वाली पोनीटेल लड़की को देखता है। लुओ फैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिल में एक नाम घूम गया, जूशिन। लुओ फैंग का जूशिन पर क्रश। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन अच्छे भाई वेई वेन स्वाभाविक रूप से इसे सदियों पहले जानते थे। हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष के दौरान लुओ फैंग और जूशिन एक ही कक्षा में थे। पहली बार जब लुओ फैंग ने जूशिन को देखा, तो उसे लगा जैसे उसके सामने कुछ उज्ज्वल है। जैसा कि कहा गया है, कक्षा के समय में पीछे बैठे लुओ फैंग किसी कारण से खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। वह अनजाने में जूशिन की पीठ की ओर देखते हैं। बस चुपचाप देखता रहा। वह जूशिन की पीठ को देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। चूंकि दूसरे वर्ष में कक्षाएं फिर से बाधित हो गईं, वह और जूशिन अब एक ही ग्रेड में नहीं थे। हालांकि जब भी लुओ फैंग जूशिन को देखता है, तो वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। परीक्षा होने में केवल 1 महीना बचा है। लुओ फैंग ने खुद से फुसफुसाया। अतीत में मेरे पास रोमांस के लिए न तो साहस था और न ही समय। अंतिम महीने में हर कोई पागलपन से समीक्षा कर रहा है, और जूशिन खुद को बेहतर बनाना चाहती है। वह खुद को रोमांस से कैसे विचलित कर सकती है? यह मेरे लिए भी वैसा ही है। मैं अपना ध्यान नहीं खो सकती, या मुझे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। जो भी हो, ये प्यार, मैं इसे बस एक याद बनाऊंगा। रोमांस कड़वा है। फूल अभी खिला भी नहीं और मुरझा गया। लुओ फैंग बस ये सब चुपचाप अपने दिल की गहराई में रखना चाहता है। तुम्हारे पास उसके पीछे जाने का मौका था। अब केवल 1 महीना बचा है। वेई वेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि तुम उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। भविष्य में पछताने के लिए भी बहुत देर हो जाएगी। वेई वेन, लुओ फैंग अपना सिर हिलाता है। रुको, फाइटर का खिताब हासिल किए बिना मैं रोमांस से अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगी। भाई, तुम बहुत क्रूर हो। वेई वेन ने अपना अंगूठा उठाया। फाइटर, 5000 लोगों के हमारे पूरे स्कूल में कोई भी उस रैंक को हासिल करने में सक्षम नहीं था। आप ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि यदि आप फाइटर की रैंक हासिल नहीं करते हैं, तो आप रोमांस से खुद को विचलित नहीं करेंगे। गाय, तुम गाय। लुओ फैंग की नजर गेट के बाहर भीड़ में 5 लोगों के समूह पर पड़ी। झांग हाओ बाई। गेट के बाहर छात्रों के समूह में 5 लोग हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं, जिनके नेता कम से कम 180 सेमी हैं। एक सफेद टी शर्ट, सफेद और लंबी पैंट और विशाल छाती की मांसपेशियां पहने हुए हैं। उसके आसपास के 4 लोग, चाहे वह क्रूरता हो या उनके चेहरे पर चोट का निशान, उतने ही डरावने थे। और जेडएन सेक्शन के तीसरे हाई स्कूल में वह सफेद शर्ट वाला किशोर वास्तव में एलीट शीर्षक वाले 3 में से एक है, झांग हाओ बाई। लुओ फेंग ने झांग हाओ बाई को चिढ़ाया। यदि आप झांग हाओ बाई से पूछे कि वह इस पूरे हाई स्कूल में सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है, तो जवाब स्पष्ट रूप से लुओ फेंग होगा।
चूंकि एलिट की उपाधि अर्जित करने वाले 3 में से एक लड़की है, इसलिए उनमें से केवल 2 लड़के एलिट उपाधि धारक हैं। इसके अलावा झांग हाओ बाय एक अमीर पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि लुओ फेंग एक साधारण व्यक्ति हैं जो सस्ते किराए के घर में रहते हैं। ग्रेड में लुओ फेंग झांग हाओ बाय से बहुत आगे है। ताकत में लुओ फेंग और झांग हाओ बाय दोनों ने एलिट का खिताब अर्जित किया है, लेकिन लुओ फेंग ने एक बार लगातार 3 हाई स्कूलर्स को चुनौती दी और उन्हें तब तक हराया जब तक कि वे वापस भी नहीं उठ सके। और इन तीनों में से एक झांग हाओ बाई थी। यहाँ तक कि उस समय उसे दांत से भी पीटा गया था। और घरेलू परिस्थितियों के लिए स्पष्ट रूप से झांग हाओ बाई के पास पैसा है। एक अच्छी पृष्ठभूमि, लेकिन ग्रेड और ताकत की तुलना में लुओ फेंग कहीं बेहतर है। स्कूल में जब भी कोई झांग हाओ बाई की तारीफ करता था, तो आमतौर पर कोई तुलना करने के लिए लुओ फेंग का नाम सामने लाता था। क्रोध। झांग हाओ बाई के मन में लुओ फेंग के प्रति जो आक्रोश है वह बहुत अच्छा है। चलो चलें। झांग हाओ बाई ने अपने दांत को चाटा, जिसमें दर्द का हल्का सा एहसास था। उस समय उसे तब तक पीटा गया जब तक उसका मुंह खून से भर नहीं गया और उसका एक दांत भी नहीं टूट गया। ये झांग हाओ बाई उस समय से डोजो में है, पिटाई के बाद बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वह फिर कभी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। वेई वेन ने लुओ फेंग की ओर कहा और 5 लोगों के समूह को और आगे बढ़ते देखा। झांग हाओ बाई। लुओ फेंग ने कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में चिंता नहीं की। लुओ फेंग ने वेई वेन के साथ घर जाते समय कहा, मैं अधिक के बजाय कम से निपटना पसंद करूंगा। घर के रास्ते पर टपक टपक सड़क पर कार का हॉर्न बजा। अब तक सभी कारें विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती हैं, इसलिए कम से कम सड़क पर गैसोलीन की गंध नहीं होगी। वेई वेन, परीक्षा होने में 1 महीना और है। इस महीने के दौरान आइए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। लुओ फेंग और वेई वेन सड़क पर चले। वहां उस डोज में हम अस्थायी रूप से आराम कर सकते हैं। मुख्य रूप से संस्कृति अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर दिन कुछ पुनर्स्थापनात्मक प्रशिक्षण करें। हमारा 12 साल का काम इस परीक्षा के लिए था। हाँ, संस्कृति अध्ययन के 12 वर्ष। ये परीक्षा हमारे भाग्य का निर्धारण करती है। वेई वेन ने भी आह भरी। परीक्षा परीक्षा बिल्कुल लकड़ी के पुल को पार करने वाली 10,000 घोड़ों की सेना की तरह। उर्फ गर्दन में दर्द। हाँ, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। उनकी घरेलू स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, भले ही उनके पास अभिजात वर्ग की उपाधि है। चाहे उसका कल्चर ग्रेड कितना भी खराब क्यों न हो, उसे हमेशा एलिट बॉडीगार्ड की नौकरी मिल सकती है और वह आसानी से 20 से 30,000 डॉलर का वार्षिक वेतन कमा सकता है। हालांकि क्या लुओ फेंग सिर्फ अंगरक्षक बनने की नौकरी से संतुष्ट होंगे? डॉट 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 इस समय जेडन क्षेत्र से लगभग 1000 मीटर ऊपर एक बड़ा काले मुकुट वाला सुनहरा चील शहर के पास से उड़ रहा था। इसका शरीर लगभग 20 मीटर लंबा था, एक विशाल फाइटर जेट की तरह। इसके शरीर के पंखों में ठंडी धात्विक चमक थी। उसके सिर पर पंख काले मुकुट की तरह एकांत काले थे। उसके विशाल पंजे भी सुनहरे थे। तेज नीली चमकती आंखों की एक जोड़ी ने मानव शहर की ओर देखा, जिसमें हत्या के इरादे का एक अंश छिपा हुआ था। बूम! काले मुकुट वाली सुनहरी चील, जो पहले से ही बहुत तेज उड़ रही थी, उसने अचानक अपनी गति तेजी से बढ़ा दी और एक पल के भीतर ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए भयावह गति तक पहुंच गई। उसी समय बाज के मुंह के भीतर से एक अत्यंत ऊंची ध्वनि निकली। भयावह शॉकवेव, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था, तेजी से नीचे की ओर फैल गई। जेडएन क्षेत्र के जेड तियान रोड के चौराहे पर लुओ फेंग वेई वेन के साथ लाल बत्ती का इंतजार कर रहा था। अचानक अचानक एक कान छेदने वाली चीख उठी, लेकिन ये गड़गड़ाहट के समान नहीं थी। गड़गड़ाहट की ध्वनि महान और बहरा कर देने वाली होती है, लेकिन यह आवाज कानों को भेदने वाली थी। लुओ फेंग को अपने कान के पर्दों में हल्का दर्द महसूस हुआ, साथ ही उनके माथे पर असहजता की कुछ झुर्रियां उभर आईं। सड़क पर कई लोग पहले से ही अपने कान ढक रहे थे। यह एक पक्षी की आवाज है, लुओ फेंग ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। लुओ फेंग को आश्चर्य हुआ। कानों को भेदने वाली चीख के झटके के तहत पड़ोसी सड़क पर एक गगनचुंबी इमारत में कांच के एक विशाल टुकड़े ने एक गहरी का ध्वनि निकाली। बहुत सारे शीशे टूट गए और दर्जनों शीशे ऊंचे आसमान से गिर गए। कुछ ने पैदल पथ पर तोड़फोड़ की, या लोगों को मारा, या यहाँ तक कि सड़क पर लगी लाइटों पर भी तोड़फोड़ की। पियाई पेंग पीपा कड़कड़ की आवाज। कुछ देर तक धमाके की आवाजें आती रहीं, और एक गिलास लुओ फेंग के ठीक बगल में लगी स्ट्रीट लाइट पर गिर गया। वाह! वेई वेन टूटे हुए कांच के टुकड़े से बचते हुए तेजी से 2 कदम पीछे हट गए।
और एक कांच जमीन पर बिखर गया और एक टुकड़ा चाकू की तरह सीधे लुओ फैंग की ओर उड़ रहा था। लुओ फैंग ने अपनी आंख के कोने से बाहर देखा। हालांकि कोई चकमा नहीं दे रहा था। वह वहीं शांति से खड़ा रहा। एक पल में उसके दाहिने हाथ ने बिजली की तरह कांच के उस टुकड़े को पकड़ लिया जो उसकी ओर उड़ रहा था। कांच के टुकड़े ने लुओ फैंग के रूप को प्रतिबिंबित किया। उसने इसे 2 बार थपथपाया और फिर बेतरतीब ढंग से इसे फेंक दिया। किसी छिपे हुए हथियार की तरह कांच का टुकड़ा सीधे दूर कूड़ेदान की ओर उड़ गया और छेद के अंदर सटीक रूप से चला गया। सड़क पर जो कारें पहले प्रभावित हुईं, वे तुरंत सामान्य हो गईं और सड़क पर लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ दुर्भाग्यशाली लोग घायल हो गए, लेकिन उनमें से अधिकांश को कोई चोट नहीं आई। कैसी ताकत! लुओ फैंग ने आकाश की ओर देखा। सिर्फ एक चीख में इतनी ताकत! यह एक शक्तिशाली जानवर रहा होगा। वी वेन, क्या आप जानवरों के साथ अच्छे नहीं थे? क्या आप जानते हैं कि यह किस तरह का जानवर है? वी वेन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों की दरार में उत्तेजना की एक रोशनी थी। फैंग, इस शहर से 500 मीटर ऊपर एक रक्षा प्रणाली है। ये जानवर निश्चित रूप से 500 मीटर से ऊपर उड़ रहा था। इतनी दूरी के साथ भी इसकी आवाज में अभी भी इतनी शक्ति हो सकती है। और नियमित जानवर एक मानव शहर के ऊपर चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। इतनी ताकत और अहंकार के साथ, और ध्वनि के अनुसार, अगर मैं सही हूं, तो ये भयानक काले मुकुट वाले ईगल्स में से एक होना चाहिए। वी वेन ने गंभीरता से कहा। काले मुकुट वाला चील। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। बेशक उसने कुख्यात काले मुकुट वाले बाज के बारे में सुना है। काले मुकुट वाला ईगल डियाओ प्रजाति के राक्षसों में से तीसरे स्थान पर है। वी वेन की आंखें चमक उठी। एक विकसित काले मुकुट वाले ईगल के शरीर की लंबाई लगभग 21 मीटर होती है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 36 मीटर होता है और इसकी उड़ान की गति 3.9 मैक तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से 3.9 गुना है। ध्वनि की गति के रूप में 340 मीटर सेकंड का उपयोग करते हुए ये 1326 मीटर प्रति सेकंड है, जो 1 घंटे में 4774 किलोमीटर है। लुओ फैंग को पता था कि काले मुकुट वाला ईगल शक्तिशाली था, लेकिन एक बार जब उसने 1326 मीटर सेकंड की चरम गति सुनी, तो उसने अपनी सांसें रोक ली। 1 सेकंड, जो कि बस एक पलक झपकने के बराबर है, और वह पहले से ही 1000 मीटर दूर है। काले मुकुट वाले ईगल के पंख हीरे से भी अधिक कठोर होते हैं। ये संभवतः तीसरी श्रेणी के लिए मिश्र धातु जितना कठोर होता है। वी वेन ने उत्साहपूर्वक जोड़ा। ऑनलाइन वीडियो हैं। काले मुकुट वाले ईगल ने भीड़ का पीछा किया है और सेनाओं से मुलाकात की है। इसे 20 मिलीमीटर अग्निदेव तोप से आग मिली है। एक अग्निदेव तोप प्रति सेकंड 7000 गोलियां दाग सकती है। 7000 गोलियां प्रति सेकंड गोलियों की एक धारा है, और प्रत्येक गोली 50 मिलीमीटर मोटी स्टील प्लेट को भेद सकती है। हालांकि यहां तक कि अग्निदेव तोप की बौछार के तहत बैराज काले मुकुट वाले ईगल के एक पंख को भी नहीं मार सका। उसके बाद एक रहस्यमय मार्शल कलाकार ने के लिए मिश्र धातु युद्ध चाकू को पकड़कर प्रकाश की एक धारा बनाए और काले मुकुट वाले ईगल को आधे में काट दिया। वी वेन ने जोश से कहा। लुओ फैंग का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वह वीडियो हर जगह फैल गया था, इसलिए उन्होंने भी इसे देखा है। फाइटर का खिताब, मैं निश्चित रूप से किसी दिन इसे हासिल करूंगा। मैं उस वरिष्ठ की तरह बनना चाहता हूं, जो युद्ध चाकू पकड़ने और काले मुकुट वाले ईगल और शक्तिशाली शैतान गोरिल्ला जैसे राक्षसों को काटने में सक्षम हो। लुओ फैंग ने मन ही मन सोचा। हर किशोर का ये सपना होता है, तो निश्चित रूप से ये लुओ फैंग का भी सपना है। वरिष्ठ उच्च वर्ग के व्यक्ति की तरह है, बूढ़े व्यक्ति की तरह नहीं। हालांकि इंटरनेट के अनुसार वह रहस्यमय शक्तिशाली लड़ाकू जिसने काले मुकुट वाले बाज को आधा काट दिया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 में है, एक सुपर फाइटर। फैंग फैंग, तुम क्या कर रहे हो? हम पहले से ही घर पर हैं, वे वेन चिल्लाया। इससे लुओ फैंग बहुत सारी ट्यूब के आकार की इमारतों से बने क्षेत्र को देखकर अपने गहन विचार से उभरे। छोटा दक्षिण तट क्षेत्र। सरकार ने इस छोटे सस्ते किराए वाले क्षेत्र का निर्माण किया, और लुओ फैंग 18 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। अध्याय 2। आर अनुवादक, अनुवाद राष्ट्र, संपादक, अनुवाद राष्ट्र। दक्षिणी क्षेत्र का उपयोग मुख्य रूप से सस्ते किराए के क्षेत्र के रूप में किया जाता है। यह अपनी सीमा तक भरा हुआ है और प्रत्येक अपार्टमेंट विशाल चौकोर कंक्रीट के खंभों की तरह है और सूर्य के संपर्क को ध्यान में रखे बिना बनाया गया है। लुओ फैंग का घर एक निश्चित अपार्टमेंट की 36 मंजिलों में से 32वीं मंजिल पर है। फैंग, आज रात डोजो जाना चाहते हो? वी वेन दूसरे अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हुए कहते हैं।
मुझे आज रात कुछ पारिवारिक शिक्षा संबंधी मामलों के लिए बाहर जाना है। ऐसा हो जाने के बाद मैं डोजो के लिए जा सकता हूँ। आज रात मेरा इंतजार मत करना। लुओ फैंग मुस्कुराता है और अपना हाथ हिलाता है और फिर सीढ़ी से ऊपर उड़ जाता है। लुओ फैंग का प्रत्येक कदम 4 सीढ़ियों को कवर करता है, तेज रफ्तार पैंथर की तरह। लुओ फैंग 2 पलक झपकते ही दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, कदम कदम दौड़ते समय भी लुओ फैंग अभी भी बेहद लचीला है। उसके पास सीढ़ियों पर अन्य निवासियों के लिए जगह बनाने के लिए पर्याप्त समय है। फैंग, स्कूल से बाहर। हाँ, अंकल वांग। लुओ फैंग का सांस लेने का तरीका बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। एक एलिट सदस्य के रूप में चढ़ाई की यह गति आरामदायक सैर से अलग नहीं है। अधिकांश निवासियों की राय के अनुसार इमारत में कोई लिफ्ट नहीं बनाई गई थी। यदि लिफ्ट बनाई गई तो निवासियों का किराया शुल्क बढ़ जाएगा। अब तक कई निवासियों के लिए कुछ दर्जन मंजिलों पर चढ़ना बहुत आसान है। उनके लिए बिल्डिंग में लिफ्ट बनाना सिर्फ बर्बादी है। चूंकि बिजली महंगी है और शहर की रक्षा प्रणाली बिजली से चलने वाली है, इसलिए पूरे देश को बिजली की जरूरत है। 32वीं मंजिल। 32वीं मंजिल पर 8 परिवार हैं और लुओ फैंग उनमें से एक है। कच्चा। चाबी पकड़कर लुओ फैंग दरवाजा खोलता है। भाई, क्या वह तुम हो? घर के अंदर एक आवाज आई। हाँ, लुओ फैंग ने दरवाजा बंद कर दिया। एक नजर में लुओ फैंग के घर में एक कमरा और एक लिविंग रूम है। क्षेत्रफल 36 पिंग है। एक पिंग लगभग 3.306 वर्ग मीटर है। अपनी याददाश्त की शुरुआत से ही वह अपने भाई और माता पिता 4 लोगों के परिवार के साथ इस 36 पिंग स्थान पर रहते हैं। हुआ, तुम क्या पढ़ रहे हो? लुओ फैंग बालकनी की ओर बढ़ता है। बालकनी पर एक दुबला पतला बीमार सफेद किशोर व्हीलचेयर पर एक अंग्रेजी किताब लिए बैठा है। जब फैंग ने ये देखा तो वह हंसा। ओह, क्या वह पुलासी निवेश विशेषज्ञ है? निवेश विशेषज्ञों में क्या स्टॉक देवता बेफाइट सबसे प्रसिद्ध नहीं है? निवेश और स्टॉक के प्रति लुओ फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। बेफाइट वास्तव में मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही पुलिसी के सिद्धांत और विचार मेरे अपने आदर्शों के करीब हैं, इसलिए मैं उनसे और अधिक सीख सकता हूँ। दुबले पतले किशोर ने अपना सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आप पढ़ना जारी रखें। लुओ फैंग हंसे। अनजाने में लुओ फैंग की नजर अपने छोटे भाई के पैरों पर पड़ी और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। अपने छोटे वर्षों के दौरान उसके छोटे भाई के पैर एक कार से कुचल गए थे। उसकी जांघ के नीचे सब कुछ कुचल दिया गया, जिससे वह अपाहिज हो गया। एक अपंग व्यक्ति के रूप में उसे वर्तमान समाज में रहने के कारण अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी शिक्षा भी लंबी दूरी के इंटरनेट पाठों के माध्यम से ही सिखाई जा सकती है। चूंकि वह लंबे समय से सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आया है, इसलिए उसके भाई का चेहरा बुरी तरह सफेद हो गया है, जैसे कि वह बीमार हो। और उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, क्योंकि वह थोड़ा अंतर्मुखी है। माँ और पिताजी का वेतन अधिक नहीं है और उन्हें मुझे और मेरे भाई को पालना है, और मेरा भाई अपंग भी है। हमारे परिवार पर बोझ बहुत बड़ा है, इसलिए हम केवल इस सस्ते किराए के घर में ही रह सकते हैं। मुझे अपने घर की किस्मत बदलनी है। लुओ फैंग अपने दिल से सोचता है। मुझे जू शिन पर क्रश है, और फिर भी मैंने कोई कदम नहीं उठाया है, रिश्ता शुरू करने की कोशिश नहीं की है। कानून के मुताबिक कोई 18 साल की उम्र में शादी कर सकता है, इसलिए बहुत से लोग हाई स्कूल के दौरान संबंध बनाते हैं और स्नातक होने पर शादी करते हैं। जिन लोगों ने हाई स्कूल में रिश्ते नहीं बनाए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। मेरे पास ऐसा कैसे नहीं है? क्योंकि मेरे पास रोमांस पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मेरा परिवार अमीर नहीं है, इसलिए मेरे पास किसी अद्भुत शिक्षक का मार्गदर्शन नहीं है। मैं हर चीज के लिए केवल खुद पर निर्भर रह सकता हूँ। लुओ फैंग की नजर लिविंग रूम के पुराने सोफे पर पड़ी, जो बिस्तर के रूप में भी काम कर सकता था। इतने सालों से 4 लोगों का परिवार, बस एक कमरे और एक बैठक वाले इस घर में। मैं और मेरा भाई एकमात्र कमरे में हैं, जबकि इतने सालों के बाद मेरे माता पिता लिविंग रूम के सोफे पर सोते हैं। मैं निश्चित रूप से अपने परिवार को एक विशाल घर, लिफ्ट वाले एक विशाल घर में रहने दूंगा। पिताजी और माँ को एक बड़े बिस्तर पर सोने दो। मेरे भाई को सीढ़ियाँ उतरते समय इतनी मशक्कत न करनी पड़े। घर में एक बड़ी खिड़की होनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी पूरी तरह से उसमें आ सके। ये शब्द लुओ फैंग के दिमाग में अनगिनत बार दोहराए गए हैं, यही कारण है कि वह इतना मेहनती है। तो वह हेस्टीन हाई स्कूल में 3 संभ्रांत सदस्यों में से एक बन गया और उन तीनों में से एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका औसत परिवार है। बाकी दोनों बेहद अमीर हैं।
डॉट 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 हुआ नल की अंतहीन धारा से इसने इलेक्ट्रिक केतली को बहुत तेजी से भर दिया। चीची। इलेक्ट्रिक केतली का प्लग लगाकर लुओ फैंग घर में इतिहास की पाठ्यपुस्तक के साथ सोफे पर बैठ गया और लगातार किताब के महत्वपूर्ण हिस्सों को याद कर रहा था। अचानक दी केतली का पानी उबल गया है। लुओ फैंग अपनी किताब नीचे रखता है और पानी को एक इंसुलेटिंग बोतल में डालता है। उसने इसे एक बड़े प्लास्टिक कप में डाला और मेज पर रख दिया। ईस्वी 2026 होंगजी की लड़ाई होंगजी झील में हुई। हाँ, वर्ष 2026। लुओ फैंग ने एक एक करके ऐतिहासिक घटनाओं को याद किया। अपनी नियमित शिक्षा में से लुओ फैंग गणित में सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि उन्हें इतिहास में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि वह हर बार 21वीं सदी का इतिहास देखता है। डॉट 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 वह असहज महसूस करता है। यह मानव सुधार का इतिहास है। लुओ फैंग अपने भाई की ओर चलता है। हाँ भाई। छोटा भाई लुओ हुआ किताब उसके हाथ में रख देता है। मैंने इस पुस्तक में 139 महत्वपूर्ण भागों पर प्रकाश डाला है, मुझसे थोड़ा प्रश्न पूछें। लुओ फैंग ने उसके हाथ में इतिहास की पाठ्यपुस्तक थमा दी। लुओ हुआ ने सुना और हंसा। निश्चित रूप से मुझे आपसे प्रश्न पूछने का मौका कम ही मिलता है। भाई सुनो, मैं एक प्रश्न देने जा रहा हूँ। यदि आपने इसे गलत समझा तो ये शर्मनाक होगा। पूछ लेना। लुओ फैंग सोफे पर बैठकर हंसता है। एक आदमी था जिसने टाइगर हेड ड्रैगन को मार डाला और सैकड़ों हजारों लोगों को बचाया, जिससे हजारों लोग सफलतापूर्वक जियांगनान बेस में स्थानांतरित हो गए। नायक कौन है? कहां से? जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? ये किस सटीक तारीख को हुआ? लुओ हुआ ने किताब पलटते हुए पूछा। नायक डोंग नान बाओ थे, जिन्हें देश ने 4 सितारा नायक पदक प्रदान किया था। वह युआन जियांग ताई जिंग हैं। जब वह 39 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। ये हुआ 2018 ईस्वी में होना चाहिए। लुओ फैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। लुओ हुआ ने पूछना जारी रखा, सटीक तारीख 2018 है, कौन सा महीना, कौन सा दिन? मुझे लगता है कि यह था। लुओ फैंग ने झिझकते हुए कहा, 18 जून। हाँ, आपका पहला प्रश्न गलत है। लुओ हुआ ने अपना सिर हिलाया। डोंगनान बाओ वास्तव में युआन जियांग ताई जिंग से हैं और जब वह 39 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये ईस्वी सन 2018 16 जून को हुआ था। लुओ फैंग ने अपना सिर मारा और फूट फूट कर हंसा। मुझे हर समय 16 और 18 का मिश्रण मिलता रहता है। पूछना जारी रखें। ठीक है, ध्यान से सुनो। दूसरा सवाल। लुओ हुआ स्पष्ट रूप से उत्साहित था। 2013 में डॉट 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 दोनों भाइयों ने पूछा और उत्तर दिया और समय तेजी से बीत गया। मैंने पहले ही इस पुस्तक में आधे प्रश्न पूछ लिए हैं। मैंने 68 प्रश्न पूछे हैं और आपने 63 सही और 5 गलत निकाले हैं। लुओ हुआ ने अपना सिर उठाया और दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। पिताजी और माँ जल्द ही वापस आने वाले हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा और बाकी का आधा सवाल फिर कभी पूछूंगा। आखिरी सवाल। ठीक है, पूछो। लुओ फैंग की एकाग्रता बढ़ गई। ये प्रश्न बहुत बुनियादी है। दानी पेन तारांकन अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करें। लुओ हुआ ने पूछा। दानी पेन का पेन चरित्र थोड़ा अलग था, लेकिन इसका मूल रूप से मतलब निर्वाण, भव्य निर्वाण है, या कम से कम इसका संकेत है। अब से मैं इसे भव्य निर्वाण काल कहूंगा। लुओ हुआ की अभिव्यक्ति गंभीर थी, क्योंकि ग्रैंड निर्वाण काल मानव सुधार के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। 21वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया में कई वायरस का प्रकोप जारी रहा। 2003 में सार्स था, 2009 में H1N1 था और 2013 में अंततः और भी भयावह आर प्रकार का वायरस फैल गया। जैसे ही आर प्रकार का वायरस फैला, ये लगभग 20 अलग अलग प्रकारों में बदल गया, जिससे एंटीवायरल के लिए लड़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। परिणाम स्वरूप दुनिया के सभी देशों में कई मौतें हुई। जैसे जैसे चिकित्सा विभाग आगे बढ़ा, वायरस नियंत्रण में आ गया। हालांकि 2015 जनवरी को आर वायरस अपने सबसे भयावह उत्परिवर्तन में बदल गया। जो ज्ञात हुआ वह आर वायरस था। अतीत में कई आर वायरस उत्परिवर्तन शरीर के तरल पदार्थ